हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस में इंटरनेट मॉडल पेपर के सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम लोग सेट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है ना कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बात समझ में आया? उत्तल लेंस के फोकस का होता है धनात्मक। अब कहिएगा कि ये तो भी दिया है, एकरा मतलब का होता है? ये सब तो हमरा बुझाइए नहीं रहा है। तो देखिए, ये सब जो प्लस भी दिया है ना, तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? धनात्मक। ठीक है। माइनस भी दिया है ना, तो उसका मतलब होता है निगेटिव। निगेटिव निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, तो प्लस वाला पर मार देंगे। ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप ही बताइए कि कौन सा हमको लेंस चाहिए। तो देखिए, हमको चाहिए कि अवतल लेंस चाहिए कि उत्तल लेंस। तो दोनों में पहले देखेंगे। उत्तल लेंस जो होता है ना, वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, बाकी एक सीधा बनाता है। कब? जब उत्तल लेंस के नजदीक वस्तु रखिएगा ना, तो उस समय क्या बनाता है ना कि सीधा प्रतिबिंब बनाने लगता है। अब देखिए, इसमें दो गो आंसर एक ही जैसा दिया है। ठीक है। अब हमको पता नहीं चल रहा है कि दोनों में से कौन आंसर होगा। उत्तल लेंस देखिए तो दोनों एक ही है। अब अवतल लेंस क्या करता है ना, वस्तु चाहे कहीं भी रख दीजिएगा ना तो छोटा प्रतिबिंब। आई हमको शब्दकोश पढ़ना है। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी पढ़ना है। अब देखिए, एनसीईआरटी के किताब के अनुसार, किताब में क्योंकि प्रश्न है एनसीईआरटी के, शायद आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, चलिएगा ना, तो देखिए अवतल लेंस दिया है। तो हमारे कहने का मतलब है डिक्शनरी के छोटे अक्षर आप पढ़िएगा तो अवतल लेंस प्रयोग करिएगा। छोटा है क्योंकि कहीं भी वस्तु रखिएगा अवतल लेंस में तो हमेशा छोटा ही ना प्रतिबिंब बनेगा। तो छोटा प्रतिबिंब बनाना नहीं, हमको तो बड़ा बनाना है, क्योंकि बड़ा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि डिक्शनरी में खुद छोटा छोटा लिखा रहता है। तो हम 50 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। इंटरनेट वाला में भी यही दिया है, 50 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस। बाकी हमरा ई नहीं बुझा रहा है कि दू दू गो एक ही जगह यहाँ पर काहे दे दिया है। एक एक क्वेश्चन एक ही आंसर दू दू गो दे दिया है। ठीक है, बाकी उत्तल लेंस होगा। बाकी आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी चालक के सामने जो रहता है ना, बगलवा में, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब थोड़ा सा समझिए कि समतल दर्पण काहे नहीं लगा रहता है, चाहे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो होता है ना, वो दूर रखी वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो रोड हो जाएगा ऊपर और बस हो जाएगा नीचे। ड्राइवरे कंफ्यूजन में कि तो रोड के रोड के ऊपर बस नहीं चल रहा है, बस के ऊपर रोड चल रहा है। ठीक है। और समतल दर्पण काहे नहीं लगा रहता है? तो देखिए, दूर वस्तु रहेगा ना समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण जो होता है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। जैसे नजदीक आ जाएगा तो बराबर प्रतिबिंब बनाएगा तो दिखाइए नहीं देगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण क्या करता है ना, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देखिए कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अपना जो बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत। देखिए, बस यही याद रखिए कि अगर समतल दर्पण का है, आज जितना मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर आए, तो उससे दोगुना दोगुना उसका प्रतिबिंब आगे आता है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब 8 मीटर प्रति सेकंड। अब 4 के जगह कह देता कि 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कितना आता है? तो बस 2 से मारिए, इसमें गुड़ा, तो 10 दूनी के 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो फिलहाल 4 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब दुगना से आएगा। आगे देखिए, अगला है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर आंख में उत्पन्न दोष कौन होता है? तो फोकस दूरी बढ़ गया तो
बढ़ गया तो ज्यादा ज्यादा दिखाई दे रहा है। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब बहुत दूर तक, तो बहुत दूर तक जा रहा है दृष्टि, तो कौन सा दोष? तो जिसमें दूरे के वस्तु दिखाई दे और नजदीकवे के ना दिखाई दे, ओकरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो एकरा कौन सा दोष होगा? दूर यानी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? देखिए इसमें परीक्षा में गड़बड़ाइएगा आप लोग, हम एगो ट्रिक बताते हैं आप लोग के, जिंदगी में भुलाने की कोशिश करिएगा, बाकी भुला नहीं पाइएगा, दूर और नजदीक खातिर, ठीक है। अब कहिएगा कौन सा ट्रिक है ऐसा कि ना भुलाएंगे? तो देखिए ना, इन्हें हम यहाँ बता ना रहे हैं, दो है तो तीन और तीन है तो चार। अब बोलिएगा कि ये कैसन ट्रिक हो गया, ये तो हमारा कुछ समझे में नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, सब्र रखिए, ठीक है, इतना जल्दी नहीं आएगा। देखिए अब कहिएगा कि दो है तो तीन, क्या इसका लिख दिए हैं? तो दो अक्षर के, देखिए तो दो अक्षर के होता है दूर, दूर कई अक्षर के होता है? तो दो अक्षर के, तो इसके लिए दर्पण में तीन गो अक्षरवा वाला प्रयोग करेंगे। तो कौन तीन गो अक्षरवा वाला है? तो उत्तल, उत्तल, देखिए तीन गो अक्षर है ना। एक होता है निकट, ये कई गो अक्षर के है? तो कहिएगा कि तीन गो अक्षर के, एक दो तीन, इसके लिए चार गो अक्षर के प्रयोग करेंगे अवतल। अब भुला के दिखाइए ना, कहे भुला जाइएगा, ठीक है। दो है तो तीन, तीन है तो चार, दूर रहेगा तो उत्तल और निकट रहेगा तो अवतल, ठीक है। बस माइंड में बैठा लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की इकाई होता है कूलम। आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह क्या, कौन है? तो देखिए आवेश मुख्यतः दो प्रकार के हैं। ये जो नामकरण किए थे उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है ना कि एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया, इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या होती है? तो उनकी संख्या होती है 6.25 गुणा 10 के पावर 18, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बनाने वाला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। 220 वोल्ट का मतलब दिया है V बराबर, V बराबर दिया है 220 वोल्ट वोल्टेज, और 100 वाट शक्ति, P बराबर कितना? 100 वाट, ठीक। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति क्या होगा? तब भैया ध्यान दीजिएगा, पहले शक्तिया बल्बवा के 100 वाट के है ना, आ 220 वोल्टेज एकरा मिल रहा है 220, तो देखेंगे कि एकरा में प्रतिरोध कितना लग रहा है। कि प्रतिरोध पहले पता करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला कि P बराबर V² बटा में R, फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर हम यहाँ से R निकाले तो R को इधर कर देंगे, तो V² के V², P को इधर ले आए, जहाँ R था वहां P को ले आ दिए। V का मान कितना दिया है? तो 220, तो 220 गुणा 220। अब P का मान कितना दिया है? तो 100 दिया है, तो 100 लिख दिए, दो गो जीरो से दो गो जीरो कटा देंगे, तो R का मान हो जाएगा 22 में 22 से गुणा करेंगे तो 484। अब प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ये तो आ गया, किसका मान आ गया? ये आ गया प्रतिरोध का मान। अब हमको क्या कह रहा है कि 110 वोल्ट पर प्रचलित करना है, तो V बराबर 110 वोल्ट पर। तो जब 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाए तो कितना शक्ति होगा? बस वही फॉर्मूला, P बराबर V² बटे R, ठीक है। तो V², अब V कितना हो गया? अब 110 हो गया ना, कि अभी 220 ना रहा, अब 110 हो गया। तो 110 गुणा 110 बटा में R, प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध है 484। कटाइए 11 से, 11 दहिया 110, ग्यारह, 11 चौ 44, 11 चौ 44, फिर कटाइए 11 दहिया 110, 11 चौ 44, 10 में 10 से गुणा करेंगे, 10 दहिया 100 और बटा में 4,
4 से कटा देंगे 25 चौके 100 यानी कि 25 वाट। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है ना, क्या होता है ना कि घूर्णन के कारण उससे विद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जब घूमेगा कोई चीज ना, अगर ओकरा से विद्युत उत्पन्न हो गया तो वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर शायद सी होगा, क्योंकि चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण, तो हम क्या बोले, घूमने के कारण, गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करना है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो घूमने के कारण यही ना होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, सॉरी सी होगा। आगे देखिए अगला है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो अभी तुरंत बताए विद्युत जनित्र जनरेटर क्या करता है, घूमता है तब ना वो लाइन उससे आता है, तब ना उससे धारा आता है। तो घूमता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब मोटरें देखिए तो मोटर मोटर को लाइन से घुमाया जाता है ना, कि खुद से नहीं घूमता है, उसको लाइन पहले दिया जाता है तब घूमता है। जबकि जनरेटर का क्या करता है कि घूमता है तब लाइन देता है, तो इसलिए जनरेटर जो होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होगा। आगे देखिए अगला है ना कि लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ के समय जो लघु पथन होता है ना, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब लघु पथन क्या है, तो आप लोग भले हिंदिया नहीं समझे, बाकी इंग्लिशिया सब समझ जाएंगे। शॉर्ट सर्किट, सर्किट, ठीक है, जानते होंगे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर गलवा तो कैसे शॉर्ट कर लवा, नहीं कहते हैं कि शॉर्ट मार देलक, तो कैसे, तो जब गरम का तारवा और ठंडा तारवा, माने एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, दोनों आपस में सट जाता है ना कबो कबो, तो शॉर्ट हो जाता है, तो ओकरे हम कहते हैं कि लघु पथन। ठीक है। आगे देखिए अगला है कि प्रतिक्रिया पीबीओ प्लस सी, रिएक्शन साइन पीबी प्लस सी। अब इसमें देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर ए भी होगा और इसका आंसर सी भी होगा। क्या है, क्या कि पीबी ऑक्सीकृत भी हो रहा है और यहाँ अवकारक भी है। यहाँ बगल में आप देख सकते हैं, ये बकलोलवा ये झूठो के नहीं सब क्वेश्चन देता है, दू दू गो लड़का के दिमाग घुमाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखिए आप लोग के 80 गो में से तो 40 गो बनाना है, आधा तक क्वेश्चन छोड़ दे। पहले ओकरा बनाइए ना जेकरा आप जो आपको आ रहा है, जो नहीं आ रहा है ओकरा छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, पहले उसको बनाइए जो आ रहा है, फिर तो ये है, फिर आगे भगवान भरोसे। आगे देखिए अगला है कि निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है। तो इसमें H2 गैस देगा एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि विलयन का पीएच 13 है तो इसका अर्थ है, तब पीएच मान 13 है, तो 13 है तब आप लोग जान रहे हैं कि क्षारक होगा। ठीक है, अब क्षारक कैसा होगा, तो क्षारक में प्रबल होगा कि दुर्बल होगा। क्षीण का मतलब दुर्बल होता है, क्षीण का मतलब क्या होता है, दुर्बल। ठीक है, आप प्रबल तो समझ ही रहे हैं बढ़िया। तो इसका देखिए 13 है, तो यानी 13 है ना, तो क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा। क्या होगा, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबल भास्मिक। भास्म को क्षारक भी कहते हैं। आगे देखिए अगला है ना, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है, तो फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4। ठीक है, P4 किसका होता है, फास्फोरस का। ठीक है, अगर सल्फर के कहता तो S8 होता है। बाकी जितने भी गैस है दू के रूप में रहता है। अगला देखिए पीतल में रहता है, तो पीतल में हम बताए थे, ठीक है, ट्रिक बताए थे आप लोग के। तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जस्ता होता है, कॉपर और जस्ता। ठीक है, Cu+Zn ट्रिक था, ट्रिक जो देखे हैं वो भी, जो नहीं देखे। ठीक है, ट्रिक का नाम है पीताजी। पी से हो गया पीतल, पी से पीतल। तब पीतल किससे बना है, ताजी, यानी यानी तांबा और जिंक से, ताजी माने तांबा जिंक। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ से बी देख सकते हैं, कॉपर और जिंक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति होती है धनात्मक, अब अधातुओं की प्रकृति होती है ऋणात्मक। तो इसकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। तो चुंबकीय अशुद्धि को दूर कर किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तो यहाँ चुंबकीय विधि केवल दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। तो कार्बन के साथ हमेशा देखे होंगे कि हाइड्रोजन रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। आगे देखिए अगला है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व यानी अक्रिय कहिए इसको, निष्क्रिय कहिए, चाहे इसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, एक और नाम है नोबेल गैस। 4 गो नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीलियम। ठीक है, ये किसी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए अक्रिय नाम धर दिया गया है। अगला है कि एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। देखिए सबसे पहले एल्केन का होता है, एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। आगे देखिए अगला है ना कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। तो अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है कास्टिक पोटास का, KOH। ठीक है, कास्टिक पोटास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग 7 के तत्व तत्व क्या कहलाते हैं। तो वर्ग स- आवर्त सारणी के सात सात एक जो तत्व कहलाते हैं वो हैलोजन तत्व कहलाते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो होता है ना, हैलोजन तत्व। आगे है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन जो है वो है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, परमाणु आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते हैं। अगला देखिए अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। ठीक है, कार्बोज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलोपियन नलिका से। ठीक है, कहाँ होते हैं, फिलोपियन नलिका से। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में है कि एक स्वच्छ मनुष्य के प्रकुचन और अनुशीतलन का दाब होता है, इस ब्लड प्रेशर के बारे में है। अगर बीपी प्रकुचन और अनुशीतलन के बीच में रहेगा तो आपका बीपी सामान्य है, क्या है, सामान्य। इस अगर ज्यादा 120 से ज्यादा होगा तो प्रकुचन बढ़ जाएगा, यानी कि आपका बीपी बढ़ेगा, और अनुशीतलन रहेगा तो बीपी कम होगा, तो यानी 120/80 होता है, यही होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर। आगे देखिए अगला है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। तो एब्सेसिक अम्ल के कारण पत्तियां जो होती हैं मुरझा जाती है। अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो फल बेचने वाले जो हार्मोन का उपयोग करते हैं वो इथाइलिन का करते हैं, कहीं कहीं इथाइलिन, कहीं कहीं एथिलीन, कहीं कहीं एसिटिलीन देता है। ठीक है, तो इथाइलिन करते हैं। इसको हम लोग करवाइड 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 बोलते हैं, जिसको कहते हैं फल पकाने वाला दवाई, फल पकाने वाला दवाई। ठीक है, असल में इथाइलिन होता है। ठीक, करवाइड इथाइलिन होता है। ठीक, तो फल बेचने वाला इसका प्रयोग करेगा। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समजात अंग के उदाहरण है। क्या होते हैं, समजात अंग। अब बता देते हैं समजात अंग क्या होता है। तो समजात अंग जो जो रचना के आधार पर तो समान होते हैं, बाकी उनके कार्य जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी हम समजात अंग कहते हैं। तो देखिए वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कि कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। अभी तुरंत बताया, वही वही घुमा फिरा के दिया है। ठीक है, रचना में तो समान, उत्पत्ति के आधार पर तो समान होते हैं, बाकी रचना में परिवर्तन हो जाता है। उनकी कार्य कार्य रचना कार्य कार्य जो होता है अलग अलग हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र का जो उदाहरण है वो क्या है। तो बगीचा और खेत, क्योंकि बगीचा भी इंसान द्वारा बनाया जाता है, खेत भी। ठीक, बाकी वन तालाब ये सब प्रकृति द्वारा मिला है। आगे देखिए अगला है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। क्या है जी, सूर्य। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं
अगला क्वेश्चन में है ना कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन या इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि पेड़ों को अंधाधुंध कटाई से बचाकर भी, अतिचारण से भी, चाहे खनन करने से रोकने से भी, यानी कह सकते हैं सभी सभी द्वारा हम वनों के संरक्षण कर सकते हैं। आगे देखिए अगला है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अपघटित उपघटित नहीं अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, तो उसको जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण, नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण। आगे देखिए अगला है कि आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आम मीटर से धारा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो है विद्युत मोटर। अगर यही कहता है यांत्रिक को विद्युत में बदलता है तो जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए बी। आगे देखिए अगला है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, सबको याद होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जाएगा? तो निकट तीन अक्षर के ना, अभी तुरंत बताए थे, निकट तीन अक्षर के तो चार अक्षर के प्रयोग करेंगे, तो चार अक्षर के अवतल। आगे देखिए अगला है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग फूल में पाए जाते हैं, ठीक। कल भी बताए थे पिछली वीडियो में कि फूल में देखे होंगे ऐसे बनाए होंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरह से फूल, यही फूल में क्या होता है जनन अंग पाए जाते हैं। इसको ये आता भी है परीक्षा में, आपको 5 नंबर के केवल चित्र बनाने के लिए भी देता है, और कभी कभी लिखता है कि चित्र बना के उसके बारे में सचित्र वर्णन करने के लिए भी देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? अनुवांशिकी प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में, ठीक है, एक दिशीय हो जाएगा। आगे है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयोग होता है, ठीक है। अब क्यों होता है कहिएगा कि समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो समतल दर्पण ऐसे खास तौर पर घर तरफ किया जाता है, ठीक है। बाकी जो बड़ा बड़ा जहाँ लगा होता है ना, बड़ा बड़ा देखे होंगे सैलून में, तो वहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनाता है, जिससे दाढ़ी बनाने वालों की को सुविधा होती है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। ये 5 नंबर में आता है नियम लिखने के लिए, तो इसलिए नियम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना जी, तो देखिए बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि दंत विशेषज्ञ की किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करता है? तो बड़ा किस में बनेगा? अवतल में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में केवल आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक भी होता है, प्रतिबिंब बनता है? तो केवल आभासी, तो आभासी बनता है समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है। समतल दर्पण में आभासी सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, कौन में? समतल में। और उत्तल में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर लगा होता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तब
फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है ए बराबर आर बाई टू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए अगला है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और बराबर होता है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार होता था? सोलर कुकर में जो व्यवहार होता है वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए बस यही बात समझिए, अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब आवर्धन धनात्मक हो तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। आवर्धन ऋणात्मक फिलहाल का दिया है, ऋणात्मक दिया है, तो वास्तविक और उल्टा। ठीक। आगे देखिए अगला है कि किसी दर्पण के सामने चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। ठीक। तो वह दर्पण कौन सा है? तो केवल थी कहीं भी दूरी पर खड़ा हो जाइए ना, अब आपका सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो समझिए या तो समतल दर्पण है जो जेकरा से हम अपन चेहरवा देखते हैं, आज, या तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण भी सीधा बनाता है, समतल भी। बाकी एगो समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, एगो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। आगे देखिए अगला है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? बस बस पी यहाँ यहाँ एफ बड़ा बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक बीच में होगा, तो बीच में होगा तो पी और एफ के बीच में। तो कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव यानी पी और मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी मारिए ऑप्शन पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो, अब की धनात्मक हो गया ना तो सीधा, ऋणात्मक होगा तो उल्टा, धनात्मक होगा तो सीधा। तो सीधा बनेगा तो हमेशा काल्पनिक बनता है, तो काल्पनिक और सीधा। आगे देखिए अगला है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित माने बड़ा, और काल्पनिक का मतलब समझ ही रहे हैं, तो सीधा बड़ा। तो किस में बनेगा? तो अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, समतल में बराबर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो आर बराबर 32 है। अब जानते हैं कि ए बराबर होता है आर बटे दो। नहीं पढ़े हैं तो आप में गलती है। ए का मन 32 बटा में दो, 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्लस 16। हाँ अभी एजा भी देखिए, एजा लड़का गड़बड़ाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो -16 पर ना मार दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। आगे देखिए अगला है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम निर्धारित किस पर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए मारिए ना, क्या दिक्कत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल है, काल्पनिक होता है, वास्तविक ना होता है। आगे है संयुग्मिक फोकस केवल संभव है। तो भैया संयुग्मिक फोकस अवतल दर्पण में संभव होता है और कोई में ना। संयुग्मिक फोकस किस में संभव होता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस उत्तल दर्पण ना मार दीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब कहाँ बनता है? अच्छा ये नहीं पूछा है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं, केंद्र फोकस के बीच नहीं बनेगा, केंद्र और अनंत के बीच भी नहीं बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। और उत्तल दर्पण में देखिए ऐसे जब भी बनेगा तो पी और एफ के बीच में ही बनेगा। कहीं से भी प्रकाश आए तो एगो एफ से जाता है और एगो जाता है यहीं से सी से चल जाता है, तो यही दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन होगा? सी होगा। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। दर्पण हो गया ना, मध्य बिंदु का कहलाएगा? तो ध्रुव कहलाएगा, पी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या त्रिज्या आर है। तो आर बराबर 2 एफ, ए बराबर आर बाई टू, चाहे आर बराबर 2। ये नहीं होगा, समतल दर्पण में है ना। अवतल है, उत्तल में रहता तब होता। समतल दर्पण में अनंत होता है, एफ भी अनंत होता है और आर भी अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या दोनों अनंत होती है। बस ये जे मार खा जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
आगे देखिए अगला है समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। तो आवर्त देखिए समतल दर्पण में आवर्धन पूछेगा ना, तो आवर्धन समतल दर्पण में एक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एम बराबर एक। एम क्या है? आवर्धन है, मैग्निफिकेशन। आगे देखिए अगला है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आगे देखिए अगला है कि गाड़ियों के अग्रदीप, अग्रदीप माने हेडलाइट, अग्रदीप का मतलब हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, हेडलाइट में अवतल दर्पण का। आगे देखिए दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी पी से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, दृश्य क्षेत्र देखने की क्षमता। आगे है गोलीय दर्पण यू भी और एफ में संबंध क्या होता है? क्या होता है? ए बर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। बाकी इसको अब हल करिएगा तो यू भी भी प्लस यू, भी प्लस हो जाएगा यू अब बराबर 1/f, तो एफ बराबर हो जाएगा यू भी ऊपर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा जी, सॉरी, हो जाएगा यू भी ऊपर, तो यू भी ऊपर हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा।